3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वार्ड नंबर 59 के पार्षद श्रवण कुमार के समर्थन में कलेक्टर और एसपी से मिले फूस की कोठी इलाके के लोग। क्षेत्र के आपराधिक तत्व के जोशी व उसकी गैंग ने पार्षद पर द्वेषतावश लगाए थे झूठे व अनर्गल आरोप। वार्ड नंबर 59 के अंतर्गत फूस की कोठी इलाके के बाशिंदे पिछले 18-20 साल से पानी की समस्या से खासे त्रस्त थे। भाजपा पार्षद श्रवण कुमार के प्रयासों के बाद पीएचईडी विभाग ने क्षेत्र की समस्या का स्थायी हल करने के लिए यहां स्टील की पेयजल पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया। इस कार्य के दौरान मौके पर स्थानीय पार्षद श्रवण कुमार खुद मौजूद रहे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की थी कि कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र में घर घर जाकर पानी की पाइपलाइन डलवाने और कनेक्शन लगवाने के नाम पर अवैध रूप से पैसों की उगाही कर रहे हैं, जो कि एक जुर्म है। यह कार्य सरकार और संबंधित विभाग के द्वारा क्षेत्रवासियों के हितार्थ करवाया जा रहा है, इसलिए ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व को 1 रुपया भी न दें और उसकी पहचान बताएं, जिसके खिलाफ हम FIR दर्ज करवाएंगे। इस अपील के खिलाफ क्षेत्र के कथित असामाजिक तत्व और अपने आप को सोसाइटी का अध्यक्ष बताने वाले फर्जी के जोशी ने अपनी गैंग के साथ कलेक्टर को श्रवण कुमार के खिलाफ झूठी व मनगढ़ंत कहानी बनाकर शिकायत की, क्योंकि उसकी अवैध वसूली क्षेत्र में बंद जो करा दी गई। इसकी जानकारी लगने के बाद बुधवार को फूस की कोठी क्षेत्र के लोग लामबंद हो गए और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के जोशी के खिलाफ जिला कलेक्टर और एसपी से मिलकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वार्ड नंबर 59 फूस की कोठी में रहने वाले मुकेश कुमार और शानू ने बताया कि के जोशी लोगों से ब्लैकमेल कर पैसों की उगाही करता है और इन्हीं पैसों से उसने कॉलोनी में अपना घर भी बना लिया, जबकि वह कोई काम धंधा भी नहीं करता। ADA की ज़मीन को फर्जी तरीके से के जोशी ने बेच रखा है, जिसकी रिपोर्ट मोहम्मद शहजाद ने ADA में करवा रखी है, जिसकी जांच भी विचाराधीन है। के जोशी ने कुछ लोगों की गैंग बना रखी है, जिसमें कुछ संदिग्ध महिलाएं भी हैं। यह व्यक्ति लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूल करते हैं, इसलिए इसकी जांच कराई जाए और इसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। श्रवण कुमार पार्षद पर लगाए गए सभी झूठे आरोप हैं, जिसको उनकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमारे पार्षद श्रवण कुमार जी, उनके ऊपर एक कल असामाजिक तत्वों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि वो आते हैं शराब पी के हमको परेशान करते हैं। एक महिला जो हमारे यहाँ आज आके रही है, उसने गलत आरोप लगाए कि पार्षद हमको परेशान करता है, हमसे पैसे मांगता है, जबकि ये सब आरोप गलत हैं। और हमारे यहाँ जो एक पाइपलाइन डाली गई है पानी की, उसके एवज में कुछ लोग वहाँ पर श्रवण कुमार टोनी, हमारे श्रवण जी ने गवर्नमेंट के द्वारा पाइपलाइन डलाई है, उसके एवज में बस्ती वालों से वो पैसे मांगता है। किसी घर से 3000 मांगता है, किसी घर से 2000 मांगता है। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो पार्षद साहब हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, जिस महिला ने आरोप लगाया है, और हमारे एक कृष्ण कुमार जोशी जो हुआ कि कोई अध्यक्ष नहीं है, उसने अपनी मर्जी से एक समिति बनाकर वो अध्यक्ष बन गया है और सबको वो गुमराह कर रहा है। और उसने अध्यक्ष बनने के बाद में जो उसने काम किया है, उसका मकान के अंदर सबके दलाली लेकर, सबसे पैसा लेकर उसने अपना मकान बनाया। उसके बाद कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, उसने अपनी मर्जी से समिति बना के अध्यक्ष बना हुआ है। हम सब फूसी कोठी निवासी हमारे पार्षद साहब पर जो आरोप लगाए उसको हम नहीं मानते, पर हमने जिला कलेक्टर साहब को, ADM साहब को, इनको हमने ज्ञापन दिया है कि जितने भी उसको उन पर आरोप लगाए वो सब गलत है और वो आरोप गलत ही माने जाएँ, ताकि और उसकी जाँच कराई जाए। हमारे पार्षद जी श्रवण कुमार जी पर जो आरोप लगाया गया है पैसों का और ड्रिंक का, वो गलत लगाया गया है। उन्होंने आते ही हम फूस की कोठी वालों को राहत मिली है। आज पानी की जगह जगह व्यवस्था की गई उन्होंने, और पार्षद जी के आने से हमारी हर परेशानी सॉल्व हुई है उनके आने से। और पार्षद जी पे जो आरोप लगाया गया है, जिन्होंने भी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो महिला ने आरोप लगाया गया है उन पर, उस पर सख्त से कार्रवाई की जाए पार्षद जी। और हमारे आज क्या करा आपने?
हमने पार्षद जी के खिलाफ जो कार्रवाई की थी सॉरी उसके बारे में विषय में हम बोल रहे हैं, यहाँ पे कलेक्ट्री में जमा हुए हैं। हमारे पार्षद साहब पे जो आरोप लगाए गए गलत आरोप, जो भी गलत आरोप लगाया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं पूर्व पार्षद जेके शर्मा ने भी इलाके के असामाजिक तत्व के जोशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पार्षद श्रवण कुमार क्षेत्र में बढ़िया और विकास के काम करा रहा है, इसलिए फर्जी लोगों को खटक रहा है। अगर श्रवण कुमार गलत होता तो क्षेत्रवासी इतनी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा नहीं होते। आज जिस प्रकार हमारे पार्षद साथी सन्नू जी के ऊपर जिस प्रकार लोगों ने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। जब व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है, यदि उसका विरोध होता है तो ये आरोप पार्षद पे हमेशा लगते आए हैं और लगते रहेंगे। लेकिन जनता आज पूरी साथ है और जिस प्रकार अच्छे काम करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जिस भी लोगों ने हमारे पार्षद साथी के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो निराधार है और जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों का दमन हो और ऐसे लोग खत्म हुए। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ पपला गुजर को त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरे में लाया गया अस्पताल। पपला को पैर और पेट दर्द की शिकायत पर दिखाया गया डॉक्टर्स को एक्सरे व MRI कराई। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ पपला गुजर को आज पेट और पैर में दर्द की शिकायत होने पर पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुरक्षा जवान जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज कराकर वापस से भारी सुरक्षा के बीच उसे पुलिस वैन में बिठाकर हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया गया। हाई सिक्योरिटी जेल से अस्पताल लाने के दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस प्रभारी अरविंद सिंह चारण व सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान में जाब्ता मौजूद रहे। भारी पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को देखकर अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि पेट दर्द और पैर में चोट लगने की शिकायत पर हार्डकोर अपराधी पपला गुजर को अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों की राय पर उसकी MRI कराई गई है, साथ ही एक्सरे भी कराया गया है। आगे जैसे भी चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चेकअप कराने के बाद पपला गुर्जर को हाई सिक्योरिटी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। विक्रम गुजर अपने पाँव में पेट में दर्द की शिकायत कर रहा था, जिसके लिए आज इसको जेलन हॉस्पिटल लेके आए हैं। इसको चेक करा दिया गया है, MRI हुई है इसकी और आगे डॉक्टर साहब जो इसको इलाज देंगे, इलाज करके वापस हाई सिक्योरिटी जेल में इसको जमा कराएंगे। सर परेशानी क्या? ये बता रहा था इसके पाँव में भी शिकायत बता रहा है, पेट में भी शिकायत बता रहा है। बाकी तो अब डॉक्टर डायग्नोस्ट करेंगे, उस हिसाब से इसका इलाज किया जाएगा। सर MRI वगैरह एक्सरे वगैरह क्या हुआ सर? अभी हुआ है, इसका MRI भी हुआ है, एक्सरे भी हुआ है और भी जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो उसका संपूर्ण इलाज कराया जाएगा। कौन घंटा इसको लाए हो? नहीं, जल्दी ही इसको बस डॉक्टर साहब देख लेते हैं, उसके बाद सीधा इसको वापस अभी जेल में शिफ्ट कर देंगे इसको। वार्ड नंबर 2 के कोटड़ा में ट्री गार्ड किया वृक्षारोपण। कोटड़ा प्रवेश द्वार सहित वार्ड में सड़क किनारे लगाए 30 नीम वृक्ष। बुधवार को वार्ड नंबर 2 में कोटड़ा प्रवेश द्वार सहित कॉलोनी की सड़क के किनारों पर 30 नीम के पेड़ में ट्री गार्ड के लगाए गए। हरित अजमेर के तहत प्रकृति संरक्षण को लेकर मेहंदीपुर बालाजी धाम और तेजाजी धाम सर्वधर्म समिति के पूनम चंद, गोवर्धन लाल आदि के तत्वाधान में पार्षद मनोज मामनानी और मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी ने अपने साथियों के साथ वृक्षारोपण किया और वृक्षों का पालन पोषण करने का दायित्व भी उठाया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग हताहत हुए, ऐसे में पर्यावरण को हरा भरा रखने का दायित्व भी हमारा ही है, ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो। यह कार्य पूरे मानसून के दौरान लगातार जारी रहेगा। पूरे वार्ड को हरा भरा बनाकर रखेंगे।
आज हमने जो कोटड़ा का प्रवेश द्वार है उस पर कोटड़ा सर्वधर्म समिति जो हमारे यहाँ तेजोक मंदिर की, उसमें पूनम चंद जी, हमारे गोवर्धन लाल जी, उनके सानिध्य में हमने मेयर साहब के सहयोग से 30 तो ट्री गार्ड और 30 नीम के पेड़, जो मैंने चुनाव में वादा किया था कि मैं कोटड़ा की एंट्री हरी भरी हो हमारी, तो मैंने आज पूरा किया और वो 30 पेड़ लगवाए मैंने। और हमारे इसमें शामिल वही मनोहर खान जी भी शामिल थे, जो अभी मनोनीत पार्षद आए हैं हमारे यहाँ से। तो अब क्या ये हमारा शुरू हो चुका है पेड़ लगाने का सिलसिला, तो हम ये जारी रहेगा और हम पूरे वार्ड को हरा भरा बनाएंगे। सभी पूरे वार्ड में लगेंगे आप? पूरे वार्ड में लगेंगे बिल्कुल। किस तरह के पेड़ लगा रहे हो आप? नीम के, और हम लगाएंगे नीम और गुलमोहर के पेड़, जो छायादार वृक्ष और ऑक्सीजन वाले। ज़्यादातर नीम के पेड़ पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा लगाने पे। अच्छा, पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य अभी आपने देखा था कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, कितनी जाने गई है, तो इससे ऑक्सीजन भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी बढ़िया रहेगा, हरियाली रहेगी। आज हमने प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर कोटड़ा का जो मेन एंट्रेंस है, जो ये रोड मेहंदीपुर बालाजी धाम जाता है, तेजाजी धाम जाता है, उसमें तेजाजी धाम और मेहंदीपुर बालाजी के सानिध्य में निर्वाचित पार्षद, मनोनीत पार्षद और तेजाजी समिति के अध्यक्ष के साथ हम लोगों ने और साथियों के साथ पेड़ लगाए हैं, वृक्षारोपण किया है। ये वृक्षारोपण कंटिन्यू रहेगा। अभी गत समय में हमने देखा था कोरोना काल में बहुत ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसका केवल मात्र एक ही कारण था, हरियाली नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, उससे आम पूरा देश परेशान हुआ था ऑक्सीजन को लेके। तो हम सब ने ये मिलकर निश्चय किया है कि अधिक से अधिक पेड़ हम लगाएंगे और प्रत्येक घर के सामने भी लगाएंगे। उस घर वाले की जिम्मेदारी होगी कि उस पेड़ की रखवाली अपने एक बच्चे की तरह करे जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 72 में कैलाशपुरी के कम्युनिटी हॉल में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 18 वर्ष व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 400 लोग हुए लाभान्वित। बुधवार को वार्ड नंबर 72 में कैलाशपुरी के कम्युनिटी हॉल में नगर निगम व चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया, जहां कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इस कैंप में करीब 400 लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई, जहां बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंचे। वार्ड 72 के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों व महिलाओं के साथ ही युवाओं को अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए चिकित्सा प्रशासन और नगर निगम से अनुरोध किया गया था, जिनकी अनुशंसा पर आज वार्ड के कम्युनिटी हॉल में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 और 45 से 59 आयु वर्ग के 400 लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। आज वार्ड नंबर 72 में हमने जो आयुक्त महोदय ने हमसे लिखित में मांगा था कि भाई आपको तो जब भी वैक्सीन को जो प्रोत्साहन देना, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगनी चाहिए, उस हिसाब से हमने उनको समय दिया था, डेट दी थी। और आज नगर निगम के सहयोग से और जो सीएमओ साहब है उनके सहयोग से हमने आज वार्ड नंबर 72 में कम्युनिटी हॉल में कैंप लगाया है। इस कैंप में हमारे पास लगभग 400 डोज जो हैं वैक्सीन के हमें प्राप्त हुए हैं। अभी सुबह से यहाँ पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है। लगभग 300 अभी तक लग चुके हैं और 100 के आसपास अभी भी और लोग हैं जो पूरे 400 का आराम से यहाँ लग जाएंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह, 18 से लेकर के 45 और 45 से ऊपर सभी को फर्स्ट डोज और सेकंड डोज जो है दोनों के दोनों यहाँ लग रहे हैं। और पूरे हमारे जो कार्यकर्ता मेरे वार्ड के, उन सबका पूरा सहयोग हमें प्राप्त है और सभी यहाँ मौजूद है। ये कम्युनिटी हॉल है आपका कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 72। बीकानेर से भाजपा नेता व उप महापौर के नेतृत्व में आरपीएससी चेयरमैन से मिला प्रतिनिधिमंडल। आरएएस 2018 चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, जांच की मांग। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा पर उठे सवालों के मद्देनजर इस परीक्षा की जांच कराने और आगामी भर्तियों में साक्षात्कार की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर बीकानेर के भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज अजमेर पहुंचकर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
शेखावत ने बताया कि आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में सत्ताधारी दल के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों को परीक्षा में अवांछित लाभ के आरोप, साक्षात्कार के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई, आरपीएससी भर्ती से संबंधित दलालों के व्हाट्सएप चैट सामने आना बहुत ही गंभीर मामला है। कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आपके अलावा भी इस तरह की बातें हमारे ध्यान में आई है और हम उस पर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उप महापौर नीरज जैन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के कुछ विशेष सीरीज में से चयन का आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक होने से आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। राज्य सेवाओं के लिए निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ चयन का जिम्मा संभालने वाले आयोग की साख पर संकट आना चिंताजनक है। इसलिए आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा की जांच कराएं। जैन ने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म करने एवं परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को ठीक करने बाबत सुझावों से भी आयोग अध्यक्ष को अवगत करवाया। आरपीएससी की जो प्रतिष्ठा धूमिल इस 2018 के आरपीएससी के इंटरव्यू में हुई है, जिस प्रकार एसीबी के ट्रैप में यहाँ के कर्मचारी पकड़े गए हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के आज आप आरपीएससी के चेयरमैन से मिले और हमने मांग की है कि 2018 में जो ये साक्षात्कार हुए हैं इसकी निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शितापूर्वक जाँच की जाए और जो दोषी है कहीं ना कहीं इसमें कोई जो कमी रही है कि एक और तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पीसीसी के जो चेयरमैन अध्यक्ष है डोटासरा जी, उनके रिश्तेदारों का 2016 में भी सिलेक्शन होता है, 18 में सिलेक्शन होता है और इंटरव्यू में 80 से ज़्यादा नंबर आते हैं। दूसरी ओर जो टॉपर होती है उसको उनसे कम नंबर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी जिसके रिटर्न में जिस छात्रा के हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके इंटरव्यू में मात्र 25 नंबर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संशय पैदा करता है कि इंटरव्यू में जो साक्षात्कार में जो लोग बैठ रहे हैं उनके द्वारा जो नंबर दिए जा रहे हैं कहीं राजनीति से या दुष्प्रेरणा से या दुर्भावना से प्रेरित होकर के तो नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा एक और विषय हमारे द्वारा उठाया गया है कि इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन हुए हैं, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो 1000 में से मात्र कहीं 4 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो दूसरी सीरीज में 1000 अभ्यर्थियों में से 194, 143, 142, 160 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी एक ही सीरीज के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। आरपीएससी क्योंकि एक प्रतिष्ठा आरपीएससी की रही है, यहाँ से निकलने वाला अभ्यर्थी राजस्थान की सेवा में रत रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और इस प्रकार दुर्भावनापूर्वक जिस प्रकार एसीबी के ट्रैप में जो मीडिया संस्थानों द्वारा जो चीज़ निकाल कर आई है कि जो इंटरव्यू लेने वाले, साक्षात्कार लेने वाले जो सदस्य हैं उनकी भूमिका में प्रश्न खड़ा किया है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, ये मांग हमारे द्वारा आज की गई। अजमेर नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 का मतगणना के साथ आया परिणाम। अजमेर नगर निगम के 28 नंबर वार्ड में भाजपा की गीता जांगीड़ 783 वोटों के अंतर से जीती, तो नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड 46 में भाजपा के भैरूलाल 585 मतों के अंतर से हुए विजयी। अजमेर नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए सोमवार 26 जुलाई को अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड नंबर 46 में उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद आज 28 जुलाई को मतगणना संपन्न हुई, जिसमें दोनों ही सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों को करारी शिकस्त दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक नगर निगम अजमेर के वार्ड 28 में हुए उपचुनाव की मतगणना सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 2 टेबल पर की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता जांगीड़ को 1851 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस की बेला शर्मा को 1069 मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह से बीजेपी की गीता जांगीड़ ने 783 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। मतगणना स्थल पर मौजूद निगम अधिकारी देविका तोमर ने विजयी गीता जांगीड़ को पार्षद पद की शपथ दिलाई। Audio Jungle.
सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाली हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगी। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगी और इसके लिए समय समर्पित करूंगी। मैं प्रतिवर्ष 100 घंटे अर्थात 2 घंटे प्रति सप्ताह स्वच्छता के लिए स्वेच्छा से कार्य करूंगी। मैं ना तो खुद कूड़ा करकट से गंदा करूंगी, ना दूसरों को कूड़ा करकट से गंदा करने दूंगी। मैं स्वच्छता के लिए जांच की शुरुआत स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से करूंगी। मेरा विश्वास है कि दुनिया के देशों में जहां स्वच्छता दिखाई देती है इसका कारण यह है कि उनके नागरिक कूड़ा करकट से गंदा करने में लिप्त नहीं रहते और ना ही वो ऐसा होने देते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार गांव और कस्बे में करूंगी। मैं 100 अन्य व्यक्तियों को इस प्रतिज्ञा के लिए प्रोत्साहित करूंगी जो मैंने आज की है। मैं यह प्रयास करूंगी कि वे स्वच्छता के लिए अपने 100 घंटे समर्पित करें और मुझे विश्वास है कि स्वच्छता के प्रति मेरे द्वारा बढ़ाया गया प्रत्येक कदम मेरे देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग होगा, सहायक होगा। नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 28 के उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के गीता जहांगीर जी को 1851 वोट मिले हैं। टोटल जो डाले गए विधिमत मत थे वो 2974 हैं। तो गीता जहांगीर जी को विजयी घोषित किया गया है। उपचुनाव में विजयी हुई गीता जहांगीर ने अपनी बहन स्वर्गीय भारती जहांगीर के अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का संकल्प दोहराया और क्षेत्रवासियों की हर संभव मदद करने की बात कही। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीते हैं। सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है, बड़े बुजुर्गों का भी रहा है, बहनों का, भाइयों का, सबका बहुत सहयोग रहा है। इसके कारण में विजय प्राप्त किए। किस तरह से विकास कराओगे? जैसे मतलब भारती जहांगीर ने जो सपने देखे थे उसके अधूरे काम पूरे किए थे, उनको पूरा विकास कराऊंगी मैं। जैसे कहीं बिजली नहीं तो बिजली का, कहीं सड़क का, कहीं नालियों का, मतलब जो भी उस पर बताया था उसको जो सारी सुविधा दूंगी मैं, प्रयास करूंगी, जो सारे प्रयास करूंगी। कितने वोटों से विजेता होगी? 783 वोटों से। वहीं कांग्रेस की बेला शर्मा ने बताया कि हार जीत तो चुनाव में होती रहती है। वार्डवासियों ने जो निर्णय लिया वह सिर माथे। उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाकर जीत के पूरे प्रयास किए थे। सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, आगे वार्डवासियों का ही फैसला सर्वोपरि है। क्या मानते हो कि बलविंदर जी पूरे 40 पार्षदों को वो आपके जो कैंडिडेट वोट है? नहीं सर, मैं ये कुछ भी नहीं मानती हूँ। वार्डवासियों को जो अच्छा लिया वो निर्णय कराया उन्होंने, वही बहुत बढ़िया है और वार्ड के लिए हक में बहुत अच्छा है। वार्ड नंबर 28 में कुल 5740 मतदाता हैं, जिनमें से 2974 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।
डिग्गी बाजार गुर्जरपाड़ा इलाके में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। सकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में लगा टाइम। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर पाया आग पर काबू। बुधवार को डिग्गी बाजार के गुर्जरपाड़ा इलाके में अज्ञात कारणों से एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। भाजपा कार्यकर्ता चंदन मंगानी की दुकान से धुआं उठता देख लोगों को आग लगने की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल अपने स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी सूचना दे दी गई, लेकिन व्यस्ततम बाजार और सकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। इससे पहले स्थानीय लोगों ने टैंकर मंगाकर अपने स्तर पर ही आग बुझाने के प्रयास किए और काफ़ी हद तक आग को काबू भी कर लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं होने पाया। दुकान के ऊपर ही रिहायशी मकान है जहां गैस भी रखी थी और घर का सामान था, साथ ही घर के लोग भी घर में ही मौजूद थे। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वार्ड नंबर 14 की पार्षद हेमलता बंसल और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के लवलेश बंसल को जैसे ही सूचना मिली वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए और क्षेत्रवासियों के साथ मदद की। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, साथ ही कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। ये सौदागर ये गुजर मोहल्ला है और हाँ घर पे मैं पूजा कर रही थी तो धुआं एकदम से उठता हुआ दिखा। मैंने कहा आज कहाँ आग लगी है देखो। मालूम पड़ा तो बाद में शोर हुआ कोई आग लगी है मोहल्ले में। बच्चा मंदिर गया हुआ था, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा बेटा वार्ड में आग लगी है देखो जाओ कहीं। वो आगे है वो हमारे कार्यकर्ता हैं चंदन जी, इनके यहाँ पता नहीं अब काय से शॉर्ट सर्किट से आग हुई है। आग का पता नहीं पड़ा। कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो करीब करीब हुआ ही है इनका, अभी अंदाजा नहीं किया। डिग्गी बाजार में गुजरपाड़ा है। क्षेत्रवासियों की हमें सूचना मिली थी कि एक दुकान में भीषण आग लगी है, तो क्षेत्रवासियों की सूचना पे ही मैं और पार्षद जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्रवासियों की सूझबूझ के कारण एक जो भीषण हादसा यहाँ पर होना था वो फिलहाल टल चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई है और जो व्यक्तिगत सोर्सों से टैंकर या पानी मंगा सकते थे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने अपनी सूझबूझ से वो मंगाकर फिलहाल आग पे काबू पा लिया। तो क्या गाड़ी आ गई थी भैया टाइम पे? हाँ आ तो गई थी, लेकिन अब आप जैसा जानते हैं कि डिग्गी बाजार बहुत सकड़ा और छोटा क्षेत्र है, तो जो समय लगता है वो उतना लगता है हर बार की तरह। लगभग कितना नुकसान हो गया भैया? नुकसान का अंदाजा अभी हम ना तो लगा पाएंगे ना बता पाएंगे, और मैं आपको ये भी नहीं बता पाऊंगा कि फिलहाल आग लगने का कारण क्या रहा है। किनकी है दुकान ये? दुकान हमारे कार्यकर्ता हैं, क्या नाम उनका? चंदन जी, जो चंदन है हमारे चंदन जी, उनकी दुकान। किस तरह की आग लगी और क्या पड़ा? आग अचानक लग गई थी। अचानक बैठे आग लगी और पूरी लाइटें जलू थी। इनके जो चंदन जी हैं, इनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए थे, वो छत पे दौड़ के आए कि नीचे बहुत ज़्यादा आग लग गई है। मैंने उनसे उधर से उनको उठा के अपने घर पे ले लिया और बाहर की तरफ आ गया, और बाहर हमने सबने मिल करके पूरा मोहल्ले ने मिल करके पानी डाल के बुझाने की कोशिश की, जितना बुझा सके बुझाए। और उसके बाद फिर हमने जो पानी का टैंकर आता है, पानी का टैंकर मंगा के समीर वाटर वाले से और उसमें डालना चालू करा, जिससे हम काफ़ी हद तक काबू पा चुके थे हाथ पर। उसके बाद फायर ब्रिगेड का है, उसके बाद तो भैया फायर ब्रिगेड आने में क्या समय लगा? बहुत समय लगा, जब तक कम से कम पौन घंटा लग गया। मैंने 100 फोन किया, 101 पे फोन किया, 3-4 फोन कर दिए, उन्होंने कहा रास्ते में लेकिन आती होगी, इस करके ऐसे करके पौना घंटा लग गया। तो आग भीषण थी, बहुत ज़्यादा जोरदार आग थी। अगर थोड़ी देर काबू नहीं पा पाते तो आग और ज़्यादा विकराल रूप ले लेती और दिक्कत आ जाती बहुत ज़्यादा। किनकी दुकान है भैया? चंदन मंगानी जी की दुकान है। हाँ, इनके कपड़े की भी दुकान है, नीचे कच्चे, उसमें भी आग लग गई थी, उसमें सारे कपड़े निकाल के और साइड कर दिए। कितना नुकसान हो गया होगा भैया लगभग? मेरे हिसाब से 8-10 लाख का नुकसान है। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट है, ये तो क्लियर बात है कि सब जाग रहे थे, बैठे बैठे आग लगी है। आग का और कोई कारण नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। लेकिन क्या था, ऊपर मकान भी है, रसोई गैस भी है, उसका डर था। तो ऊपर रहते भी हैं ये लोग? बिल्कुल ऊपर रहते हैं, इनका रेजिडेंस ऊपर ही है। ठीक है, और रसोई गैस थी, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार बुजवानी। राजस्थान मंत्रालय व अधीनस्थ कर्मचारी संघ द्वारा केंद्रीय कार्यशालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। 7वें वेतन आयोग देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन। राजस्थान मंत्रालय व अधीनस्थ कर्मचारी संघ सहित राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा 26 जुलाई से अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 2 माह का प्रादेशिक आंदोलन
चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। 26 जुलाई से 27 सितंबर तक विभिन्न चरणों में चलाए जाने वाले आंदोलन के तहत रोडवेज कार्मिकों ने केंद्रीय कार्यशाला पर 1 घंटे का काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी नेता लक्ष्मीकांत चौहान और मुकेश वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा समय समय पर आश्वासनों के अनुसार एक लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद रोडवेज व कर्मचारियों को आर्थिक संकट से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। प्रमुख मांगों में वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दिए जाने, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने, 1000 नई बसों की खरीद तत्काल किए जाने, वैकेंसी तत्काल भरी जाने, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाने जैसी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए हैं। सरकार से अपील है कि कर्मचारियों के हित को देखते हुए जल्द से जल्द मांगों को पूरा करे। पूरे प्रदेश के अंदर रोडवेज कर्मचारियों की काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने का ये दूसरा दिन है। कल भी हमने प्रदर्शन करा था और आज भी हमने प्रदर्शन करा है। हमारी सरकार से बहुत पुरानी चली आ रही मांगे हैं जिन पर सरकार अभी तक कोई खास निर्णय नहीं ले पाई है और टालमटोल का तरीका अपना रही है। तो हम सरकार के विरुद्ध अपना विरोध जता रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे 7 पे कमीशन को लेकर है। राज्य सरकार के अंदर पिछले 5 सालों से 7 पे कमीशन लागू हो गया है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी अपने 7 पे कमीशन को लेकर अभी तक इस चीज़ से वंचित है। इससे हमको इतने सालों से जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम राज्य सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी ये मांग जल्द से जल्द पूरी करें। दूसरी समस्या, हर माह की 1 तारीख को जो वेतन मिलने का है वो रही है। आज जुलाई की 28 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक हमें जून का वेतन नहीं मिला है। तो हमारी दूसरी प्रमुख मांग ये है कि हर महीने की 1 तारीख को समस्त रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी दे दी जाए और अगर राज्य सरकार हम लोगों को अपने अधीन राज्य कर्मचारी घोषित कर ले तो हमको सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हम आंदोलनरत हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार हमारी मांगे निश्चित समय पर या हमारे विरोध प्रदर्शन पर नहीं मानती है तो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, जो जैसा कार्यक्रम आगे बनाएगा, हम समस्त रोडवेज कर्मचारी उस कार्यक्रम में भाग लेके हर कार्यक्रम सफल बनाने की कोशिश करेंगे। प्रदर्शन काली पट्टी बांध करके राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन मंत्रालय एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ राजस्थान रोडवेज का कार्यक्रम है, जिसमें आज दूसरा दिन है। इसमें हमारी राज्य सरकार से प्रमुख मांगे, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों को जो अभी तक 7वां वेतन नहीं मिला है वो जल्द से जल्द लागू करें। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों को वेतन समय पे नहीं मिलता है, उसके लिए हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें प्रत्येक माह की 1 तारीख को समय पर वेतन दिया जाए। साथ ही राज्य सरकार से हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि सभी रोडवेज के कर्मचारियों को राज्य सरकार में शामिल किया जाए और अन्य जो रोडवेज कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 26 साल कांग्रेस में रहे इख्तियार खान को बनाया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष रऊफ खान मेहर के निर्देश पर जिलाध्यक्ष आशीष सोनी ने सौंपा नियुक्ति पत्र।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रऊफ खान मेहर की अनुशंसा पर बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल और प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग की सर्वसहमति से अजमेर जिला अध्यक्ष आशीष सोनी ने इक्तदार खान को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। आशीष सोनी ने बताया कि 26 साल तक कांग्रेस में रहे इक्तदार खान को कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिलने पर उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा है। इसी के साथ किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर पांचूलाल गुर्जर को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उनका पार्टी में स्वागत अभिनंदन किया गया। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। इस कोरोना काल के बाद में हमारी प्रथम मीटिंग है और हम एक दूसरे को जिंदा देख रहे हैं। इसके लिए मैं परमात्मा से साधुवाद करता हूं कि ऐसी बीमारी ना है। आज का जो हमारा विशेष जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा है कि आपके अजमेर शहर में जो आपके पहले कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष और महासचिव रही प्रदेश से सबा खान जी के हस्बैंड श्रीमान इक्तदार जी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी ज्वाइन करके उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आज आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही आज किसान मोर्चे की भी एक बड़ी जिम्मेदारी जिले लेवल पर दी जाएगी। तो मैं आदरणीय हमारे जो इक्तदार जी हैं उनको पार्टी ज्वाइन करा के और एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर शहर में और जिले में अच्छा काम करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ठीक है, किन किन शर्तों पे आप ज्वाइन कराना और किन किन को कराना है? देखिए, शर्तें कुछ नहीं होती किसी भी चीज़ों में, मानसिकता होती है। हर कोई भी जो जनसेवक होता है उसका काम होता है जनता की सेवा करना और जनता की सेवा करने के संदर्भ में ही हम पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं और इनको एक बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। इक्तदार जी की पहले कोई कांग्रेस में कोई पोस्ट थी क्या? जी, आप इसके लिए आप इक्तदार जी से बिल्कुल क्या पद क्या दिया जा रहा है भैया? पद क्या दे रहे हैं इनको आप? हम इक्तदार जी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अजमेर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। ठीक। और साथ में ही हमारे पांचूलाल जी गुजर हैं, उनको किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो मतलब 2 जने आज? हाँ, 2 जने होंगे, 2 नियुक्तियां की 2 नियुक्ति की जाएगी। और इक्तदार जी 26 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, परंतु जिस प्रकार से पार्टी में गुटवा चलता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती है, एक जो आम कार्यकर्ता होता है जो मेहनत करता है उसको जो मेहनत का फल मिलना चाहिए वो न मिलके किसी दूसरे को दिया जाता है। पार्टी की एक अधूरी विचारधारा जो चल रही है उसी से आज इक्तदार जी काफ़ी नाराज है और इन्होंने जो मेहनत की उसका सिला नहीं मिला और ये मेहनत करना चाहते हैं, जनता के प्रति समर्पित है, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आज आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के आदेश अनुसार इनको हम अजमेर जिले की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। ठीक। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए इक्तदार खान ने बताया कि 26 साल तक कांग्रेस में रहकर कोई पद दायित्व नहीं दिया गया। उन्होंने कांग्रेस की हर तरह से सेवा की, लेकिन उनकी पत्नी महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष स्वर्गीय सबा खान के निधन के बाद भी उन्हें पार्टी की ओर से पूछा तक नहीं गया, जबकि लगातार 3 बार एक ही व्यक्ति को मनोनीत पार्षद बनाया गया। लेकिन लगता है कांग्रेस पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती, सिर्फ चाटुकारों की मौज होती है। लेकिन यह काम इक्तदार खान नहीं कर सकता, लिहाजा आज पार्टी को अलविदा कहकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ आगे की राजनीतिक यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस की लगभग 25 साल सेवा करी। मैं 2 बार जिले में अध्यक्ष रहा कांग्रेस कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ का, 2 बार मैं उपाध्यक्ष रहा, 1 बार शहर में, 1 बार मैं देहात में यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष। उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैंने मेरी पत्नी को आगे किया, उनको महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का पद मिला। उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम किया और अच्छा काम किया पूरे शहर में, लगभग पूरा शहर पूरा ज़िला उनको जानता है। उसके बाद उनको मनोनीत पार्षद बनाया
उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी का। प्रदेश में महासचिव बनाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद नगर निगम चुनाव में एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को टिकट नहीं देकर कांग्रेस ने अपने पूरे बोर्ड को खत्म किया, जो कि बोर्ड बनने वाला था। उसके बाद में हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वहां पे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिए। 80 वार्डों में जब आप टिकट बांट के आ रहे हो तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आपने उसको ओपन छोड़ा। अगर कोई टिकट के दावेदार हैं, 25 दावेदार भी हैं, तो कोई बात नहीं। आज विधानसभा में 25-25 आदमी टिकट मांगते हैं, लोकसभा में 20-20 आदमी टिकट मांगते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि टिकट नहीं देने का तात्पर्य क्या था? कांग्रेस को ये पता है कि ये मुस्लिम वोट हमारे को 100% मिलेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे समाज को हमें आगे बढ़ाना है। हमें हमारे भाइयों को आगे लेके चलना है, सभी वर्गों को लेके चलने वाली आज हमारी जो ये राष्ट्रीय लोक आरएलपी जो पार्टी है, मैं इनसे मिला, हनुमान बेनीवाल साहब से मैं मिल के आया, 4 बार मैं मिल के आया। उनके मेरे को जो काम पसंद आया मुझे, मैंने कहा ये पार्टी आने वाले टाइम में दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, दोनों का जो है ये खात्मा करेगी। अभी हमारे पास 3 विधायक हैं, एक हमारे पास अभी सांसद है, और आने वाले टाइम में राजस्थान में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये आरएलपी पार्टी जो है हमारे पास ऑप्शन है। पब्लिक को जब ऑप्शन मिलेगा तो वो आगे जो है हमारे को वोट देंगे, और अगर भगवान चाहेगा तो आने वाले विधानसभा के जो 2023 में चुनाव होने वाला है, इसमें मैं समझता हूँ हमारी आरएलपी पार्टी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेगी। और इसके अंदर ये मान के चलो, ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो हमारे माननीय हनुमान बेनीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, काफी सीटें लेके आएंगे। मैं समझता हूँ कम से कम 70-75 सीटें लेके आएंगे, 100% है, मेरी सोच ये है। और आप सब लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं थम रहा रिश्वत लेने का खेल, जिला परिषद का सहायक विकास अधिकारी हुआ रिश्वत लेते ट्रैप। ग्राम पंचायत निरीक्षण में कमियां न निकालने की एवज में टाटगढ़ सरपंच से मांगी थी 16,000 रुपए की रिश्वत। पूरे प्रदेश भर में सरकारी पदों पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को मोटी तनख्वाह से भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही, और वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगातार रिश्वत लेने जैसा कुकृत्य करने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार ऐसे घूसखोरों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेज रहा है। बावजूद इसके रिश्वत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला परिषद में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत मुकेश काकानी को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल ने परिवादी से मिली शिकायत का सत्यापन करने के बाद 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। एसीबी इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल ने बताया कि टाटगढ़ सरपंच चंपा देवी की ग्राम पंचायत में निरीक्षण करने पहुंचे सहायक विकास अधिकारी मुकेश काकानी ने निरीक्षण में कोई कमी न निकालने की एवज में 16,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 19 जुलाई को चंपा देवी की ओर से 5,000 रुपए की रिश्वत दे दी गई। बाकी के 11,000 रुपए आज देना तय था, जिसे देते वक्त मुकेश काकानी को रिश्वत राशि सहित ट्रैप कर लिया गया। खबर लिखे जाने तक एसीबी कार्यालय में काकानी के खिलाफ कार्रवाई जारी थी। टाटगढ़ के अंदर सरपंच चंपा देवी के वहाँ पे रिकॉर्ड चेक करने गए जिला परिषद अजमेर से मुकेश काकानी सहायक विकास अधिकारी और विकास अधिकारी दिनांक 19/8 को निरीक्षण के दौरान 16,000 रुपये की रिश्वत मांगी। उसी दिन 5,000 रुपये रिश्वत ले लिए और आज 11,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। कहाँ हुई कार्रवाई? जिला परिषद कार्यालय। राशि किस एवज में मांग रहे थे? रिकॉर्ड के में कोई कमी नहीं निकालने के एवज में। घर पे भी सर्च चल रहा है? हाँ।
5,000 रुपये 19/7/21 को ले लिए थे और आज 11,000 रुपये रिश्वत लेते थे। और भी कोई शामिल इसके अलावा नहीं, और कोई भी जांच कर रहे हैं। पूरे विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle.